आपका आरके एकेडमी में पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं राजकुमार यादव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रकाश का परावर्तन, एक ज़बरदस्त वीडियो। और आशा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ ही आपको प्रत्येक वनडे कंपटीशन एग्जाम में आपके काम में भी आने वाला है वीडियो, जिसमें हमने प्रकाश का पहला पार्ट आपको दे दिया है। अब आपका है प्रकाश, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह माध्यम है जो हमारी नेत्र दृष्टि ज्योति को जागृत करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। और उसके बाद हमने बताया था कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, कब कितना समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, और साथ ही चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु के रूप में गिना जाता है, पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु के रूप में गिनी जाती है। ये सारी चीजें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में, विज्ञान में आपको हमने दे दिया था। आज हम दूसरा पार्ट आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होता है। हमने याद होगा आपको, जब हम प्रकाश का गुण बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी ठोस सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम से लौट जाता है, जिसको इस घटनाक्रम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। मित्र, एक आप लोग एक काम और करिए कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच सके। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए, क्योंकि जो मन में एक भावना पड़ रही है कि मैं जन जन तक पहुंचकर, जिस भी माध्यम से पहुंच सकूं, हर माध्यम से पहुंचकर लोगों की सेवा करूं। यह सेवा करने का जो अवसर मुझको मिला है, यह अवसर मैं जाने ना दूं। तो आपके सहयोग से मैं चाहता हूं कि मैं इसमें सफलता को जरूर प्राप्त करूं। और साथ ही मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर किसी का भविष्य संवर सकता है तो मैं उसको संवारने में हर प्रकार से आपकी मदद करूंगा। बस थोड़ी सी मदद आप भी कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए मित्र, शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे इसमें कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी प्रकाश किसी चमकदार या ठोस सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा से, या एक तरह से कहेंगे प्रकाश का जिस माध्यम से चलकर उसी माध्यम से लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पुनः सुनेंगे, जब प्रकाश किसी, पुनः सुनेंगे मित्र, जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर उसी माध्यम से पुनः लौट जाता है, इसी लौट जाने की घटना को या लौट जाने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखेंगे, हम ले लेते हैं एक चमकदार सतह ले लेते हैं। ये देखेंगे, ये सपोज दैट एक मिरर हो, दर्पण जिसको हम कहते हैं, यह मिरर है और इसका एक पार्ट ये पॉलिश किया हुआ है। आप जानते हैं किसी मिरर को जो पॉलिश किया जाता है, सबसे पहले उसमें सिल्वर पॉलिश लगाई जाती है, उसके बाद किसी दूसरे रंग से उसको पॉलिश किया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि सबसे पहले दर्पण पर कौन सी पॉलिश लगाई जाती है। तो इसकी एक सतह पर पॉलिश लगाई गई और इसको M1 अर्थात मिरर का पहला भाग, M2 मिरर का दूसरा भाग। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा से, या एक तरह से कहिए कि उसी माध्यम से लौट जाता है। पुनः देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम से लौट जाता है। ये स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इस पर एक अभिलंब डाल दें और देखें, ये देखिए इसका अभिलंब है n। सपोज दैट ये A हो, ये O हो, यह बिंदु B कहलाता हो। तो जो किरण दर्पण पर पड़ती है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। यह किरण कहलाती है आपतित किरण। और जो किरण निर्गत होती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण निर्गत हो रही है अर्थात निकल रही है, जा रही है,
वह किरण कहलाती है परावर्तित किरण। दोस्तों ध्यान देंगे कि जब किरण आपतन कोण पर होगी या एक तरह से कहिए कि परावर्तन होगा तो परावर्तन होने पर परावर्तित किरण कहलाएगी, और जब यही किरण जो है अपवर्तन होगा तो प्रकाश की यह किरण परावर्तित ना होकर के अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो यहाँ आने वाली किरण आपतित किरण, जो निर्गत हो रही है वह किरण कहलाएगी आपकी परावर्तित किरण कहलाएगी। और जब हम इस पर अभिलंब डालते हैं तो हमको इसके दो पार्ट प्राप्त होते हैं, एक कोण हमको यह प्राप्त होता है और एक कोण हमको यह प्राप्त होता है। तो आपतित किरण की तरफ बना हुआ कोण, पुनः सुनेंगे, आपतित किरण की तरफ बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण, और इसको आई से दर्शाया जाता है, आई से। और परावर्तित किरण की तरफ बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और यह परावर्तन कोण जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। पुनः देखेंगे कि जो आपतित किरण की तरफ कोण बनता है वह आपतन कोण I कहलाता है, तथा जो परावर्तित किरण की तरफ कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण R कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर इसी घटनाक्रम को देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण यह हो गई, परावर्तित किरण यह हो गई, इस पर अभिलंब हो गया, ये इसका आपतन कोण I हो गया और ये इसका परावर्तन कोण R हो गया। अब हमको प्रकाश के परावर्तन के दो गुण मिल जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके हमको दो गुण मिल जाते हैं। पहला गुण आपको मिलता है कि आपतित किरण, ध्यान देंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अभिलंब। पुनः ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह कि प्रकाश किरण में पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु समतल में स्थित होते हैं। पहला देखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अभिलंब, एवं डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु समतल में, एक ही बिंदु समतल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। पुनः देखेंगे कि जो अभिलंब डाला गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु समतल में स्थित होते हैं, या एक तरह से कहिए कि केवल होते हैं। दूसरा आपका देखिए है कि आपतित कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये प्रकाश परावर्तन के गुण है। अब आपतन कोण में ये हो गया कोण I बराबर कोण R। इस तरह से आपको दो गुण मिल गए इसके। पुनः एक बार देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जब प्रकाश परावर्तन से जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी चीज देखेंगे कि जब किसी दर्पण या चमकदार सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम से लौट जाता है। इसी लौट जाने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप पुनः इसमें देखेंगे, ये सपोज दैट कोई एक दर्पण है, जैसे आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे शीशा चमकाते हैं लोगों को, तो जो शीशा चमकाते हैं तो वह जो घटनाक्रम है
वही घटनाक्रम प्रकाश का परावर्तन आप देखे होंगे कि बच्चे आनंद लेते हैं, लेकिन देखिए बच्चों के अंदर वहीं से एक सोच उत्पन्न होती है और वह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यही चीज बाद में जाकर के वह समझ में आती है कि वह तो एक क्रिया थी। क्योंकि जब हम दर्पण देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में उसको लगाते हैं और लगा करके जब प्रकाश की किरण उस पर टकराती है तो टकरा करके उसी माध्यम से, क्योंकि जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम से लौटती है और उसी माध्यम से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और वही जो लौटती है, इसी लौटने की घटना क्रम को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये देखिए हुई आपतित किरण, ये ध्यान रखेंगे हमेशा जिस पर प्रकाश पड़ेगा और जो प्रकाश की किरण आएगी तो वह आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी, तथा जो रिफ्लेक्शन हो करके यानी परावर्तन हो करके किरणें फिर वापस होंगी वह किरण कहलाएगी परावर्तित किरण कहलाएगी। पुनः जब हम इस पर अभिलंब डाल देंगे तो हमको इसके दो कोण प्राप्त होंगे। एक कोण आपतित किरण की तरफ बना हुआ कोण जो होगा वो आपतन कोण कहलाएगा, इसको आई से प्रदर्शित करेंगे, तथा परावर्तन कोण की तरफ जो कोण बनेगा वह कोण आर कहलाएगा और इस बने हुए कोण को हम जो है परावर्तन कोण कहेंगे। इस तरह से देखेंगे, ये तो था प्रकाश परावर्तन, इस प्रकार से होता है। अब इसको देख करके दो इसके गुण मिल जाते हैं हमको। आप यहीं से इसके गुण को याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से इसको पाने का प्रयास करेंगे। मित्र, हमारा पढ़ाना थोड़ा बेसिक जरूर है, लेकिन आप ये ध्यान दें कि अगर एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे तो फिर ये कहीं भूलने वाला नहीं है। जब इसकी देखिए ये साइंस है और साइंस में ट्रिक तब काम करती है जब आपको इसका पूरा बेसिक पता हो। बेसिक पता होगा तो देखिए ट्रिक आपकी यही काम कर रही है, यहीं से आपको दोनों क्वालिटीज निकल जाएंगी। आपको ये क्वालिटी याद करने की जरूरत नहीं, इसके गुण याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको इसकी। तो ऐसे में आप देखिए पहला गुण क्या मिल रहा है इसका, ये आप देख पा रहे होंगे चित्र को बेहतर ढंग से। थोड़ा जूम कर दीजिएगा चित्र को, थोड़ा जूम करिए, हो गया। देखेंगे अब ये आपतित किरण आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसकी गुण होंगे। आपतित किरण, यहां देखिए आकर के ये बिंदु मिल रहा है। आपतित किरण पहला गुण है इसका। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अविलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहाँ देखिए एक ही बिंदु पर तीनों स्थित हैं। इसके साथ आपतित किरण की तरफ जो कोण बनता है, आपतित किरण की तरफ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहा जाता है, तथा परावर्तित किरण की तरफ जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहा जाता है। तब यह गुण हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु समतल में स्थित होता है। दूसरा गुण इसका होगा आपतन कोण आई। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर बने हुए हैं, ये दोनों, और ऐसी स्थिति में आपतन कोण आई ये परावर्तन कोण आर के बराबर है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। पुनः देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अविलंब, ये इसके गुण हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम एक तरह से कह लीजिए, नियम ला। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही बिंदु समतल में स्थित होते हैं। दूसरा इसका रूल हो गया कि आपतन कोण जो होता है यह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर। और बेहतर ढंग से इसको समझ पाया होगा मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बेहतर नोट्स आप बनाएं। मैं जो चीज आपको बता रहा हूं यह चीज आपको एनसीईआरटी से प्रमाणित बता रहा हूं, और दूसरी चीज है कि आप इसका बेहतर नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपका यूपी पीसीएस तक के लिए योग्य होगा। आप चाहे इसको यूपीपी में यूज करें, चाहे एसआई में यूज करें, या इसके साथ आप इसको जो है सुपर टेट में प्रयोग करें। इसका सुपर टेट और पीसीएस प्री के लिए तो एकदम दमदार नोट्स है, आप इसको बिल्कुल बना करके अपने पास रख लें। इसके साथ ले लें, फिर आगे आपको बताते हैं। चलो
आपका देखिए नेक्स्ट आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यहीं से मित्र अवतल और उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। यहीं से उत्तल और अवतल दर्पण का जो होता है वो निर्माण होता है। जो कांच किसी दर्पण, किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है वह आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। ये देखेंगे, ये देखेंगे। ये देखेंगे, यह है गोलीय दर्पण। जो किसी खोखले कांच का कटा हुआ एक भाग होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके दो पृष्ठ होते हैं। जो पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर होता है, उसको हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ, सॉरी अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। और जो भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वह कहलाता है उत्तल पृष्ठ कहलाता है। पुनः देखें, किसी भी गोलीय दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं। जो अंदर का पृष्ठ अंदर से अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसको हम अवतल पृष्ठ कहते हैं, और जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसको हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। तो यह है अवतल पृष्ठ और यह होता है उत्तल पृष्ठ। अब हम क्या करते हैं, इस खोखले गोले को यहीं से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से। पुनः देखेंगे, इस खोखले गोले को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हमको इसके दो पार्ट मिलते हैं। ये ध्यान देंगे मित्र, ये अवतल पृष्ठ पूरा है अंदर और ये उत्तल पृष्ठ, ये बाहर पूरा उत्तल पृष्ठ कहलाता है। अब इसका हम जब दो पार्ट करते हैं तो इसका एक पार्ट देखिए ये बनता है और एक पार्ट देखिए ये बनता है। ये इसके दो पार्ट बनते हैं। जब ये दो पार्ट हो जाते हैं तो जो भाग अंदर की ओर, देखिए मित्र ये दर्पण नहीं है, अभी ये कांच है। दर्पण और कांच में अंतर होता है। कांच में आप देखेंगे तो आप इसमें आर पार देख सकते हैं, एक तरह से कहिए कि पारदर्शक होता है। परंतु जब यह दर्पण बनता है, सॉरी जब ये कांच होता है तो पारदर्शक होता है, परंतु जब यह दर्पण बनता है तो अपारदर्शक हो जाता है। आप देखे होंगे जिस शीशे में आप मुंह देखते हैं वह मुंह देखने वाला शीशा एक दर्पण होता है, क्योंकि आप उसमें देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है। आप अपने चेहरे को देखते हैं और चेहरा आपकी तरफ देखता है तो आपका एक रिफ्लेक्शन होता है। आपके जो फोटो आपका है, चेहरे का फोटो रिफ्लेक्शन हो जाता है, वह दर्पण कहलाता है। परंतु आप जो गाड़ी में शीशा लगा होता है या घरों में कांच लगा होता है उसमें देखते हैं तो पूरा आर पार दिखाई देता है, तो जिसमें आर पार दिखाई देता है वह कांच कहलाता है। तो अभी यह कांच है और इस कांच के दो पृष्ठ हैं, एक अंदर की ओर दबा हुआ और एक बाहर की ओर उभरा हुआ। तो अब इस कांच की हमने काट किया है और कांच की जब हमने काट किया तो कांच को दो भागों में बांट दिया, और जब ये दो भागों में बटा तो एक भाग देखिए ये कहलाया और एक भाग यह है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम ध्यान देंगे, यदि हम इसके, अब इसके दो पार्ट भी देखिए मिल गए। ये इसका कहलाया अवतल पृष्ठ, यह बन गया इसका अवतल पृष्ठ, और यह इसका बाहर वाला बन गया उत्तल पृष्ठ। इसी तरह से ये देखेंगे, ये कहलाएगा आपका अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, और जो बाहर वाला है ये आपका कहलाएगा उत्तल। हम इसके अवतल पृष्ठ को पालिश करते हैं। पुनः सुनेंगे खूब ध्यान से कि यदि हम इसके अवतल पृष्ठ को पालिश कर दें तो हमको उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। यदि हम इसके उत्तल पृष्ठ को पालिश कर दें तो हमको अवतल दर्पण प्राप्त हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यदि हम इसके अवतल पृष्ठ को पालिश करेंगे, पूरा हमेशा क्योंकि इसके विपरीत दिशा में पालिश किया जाता है। आप देखते हैं कि जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो कि आप प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं। जब आप देखते हैं कि आप चेहरा देखते हैं तो चेहरे देखने वाले दर्पण में आपने देखा होगा कि जिस तरफ आप देखते हैं उसके विपरीत पालिश होता है, जिसके तरफ आप देखते हैं उसके विपरीत पालिश होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज है, कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेजिएगा कि जिस दर्पण में आप चेहरा देखते हैं वह
दर्पण कौन सा दर्पण होता है? पुनः सुन लीजिए प्रश्न हमारा। आज आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि वह कौन सा दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। कॉन्केव होता है कि कॉन्वेक्स होता है, अर्थात वह अवतल होता है कि उत्तल होता है। फिर पुनः अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए अब ये जो होगा, यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आगे हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे देखेंगे। अब यदि हम पॉलिश करके देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये गोली पुनः सुन लेंगे कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ। यदि हम इसके अवतल पृष्ठ को पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा, यदि इसके हम उत्तल पृष्ठ को पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। इस प्रकार से देखिए, ये देखेंगे इस तरह से। ये देखिए इसके हमने उत्तल पृष्ठ को पॉलिश कर दिया, ये इसका उत्तल पृष्ठ पॉलिश हो गया। अब ये उत्तल पृष्ठ इसका पॉलिश हुआ तो कौन सा दर्पण बना? तब ये बन गया आपका अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसी तरह से यदि हम इसके अवतल पृष्ठ को पॉलिश करते हैं, ये वाला अगर ये पॉलिश किया गया तब ये बन गया आपका उत्तल दर्पण बन गया। ये दो दर्पण हमको प्राप्त हुए। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार से दो होते हैं। उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब आप हमको बताएंगे कि प्रकाश की किरण किधर से आएगी, किस तरफ से इसके ऊपर पड़ेगी कि जब यह कोई प्रतिक्रिया करेगा। आप ध्यान देंगे अवतल दर्पण पे, क्योंकि हम चेहरा उसी तरफ से देखते हैं जिस तरफ से उसकी सतह चमकदार होती है। एकदम स्पष्ट याद करेंगे। यदि यह परीक्षा में आता है पूछने के लिए तो आप लोगों को ना तो याद करने की जरूरत है ना तो याद रखने की जरूरत है। आप बस खाली इतना सोचिएगा कि आज सुबह जब हमने चेहरा देखा तो वह चेहरा किस तरफ से देखा है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जिस तरफ से हम चेहरा देखते हैं प्रकाश की किरण हमेशा जो है वो उसी दिशा से रुकिएगा। तो अब देखेंगे इस तरह से दो दर्पण प्राप्त हो गया आपको। अब अवतल दर्पण पर यह है इसकी चमकदार सतह, बाहर वाली पॉलिश सतह है, ये इसकी चमकदार सतह। जब भी कोई प्रकाश की किरण इस पर कोई प्रतिक्रिया करेगी तो वो देखिए हमेशा इस दिशा से जाएगी, इसके ऊपर पड़ेगी। और इसी तरह से उत्तल दर्पण पर जब भी कोई प्रतिक्रिया होगी तो ये देखिए इस दिशा से होगी, यहां से होगी। यहां से प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी और तब प्रतिक्रिया कोई करेगी और इस पर अंदर, एक तरह से ये कह लीजिए कि अवतल दर्पण पर हमेशा अंदर वाली सतह से प्रकाश की किरण पड़ती है और कोई प्रतिक्रिया देती है, और उत्तल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो बाहर वाले से पड़ती है, तब इस पर कोई प्रतिक्रिया हमको प्राप्त होती है। अब मित्र देखेंगे इसके अंदर की चीजें। समझ गए हैं? बहुत अच्छी तरह से बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे अवतल और उत्तल दर्पण को। आप देखेंगे कि अब कहां पर इसका ध्रुव होता है, कहां इसका सेंटर होता है, ये चीजें आप ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा रोक लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अब जो है देखिए, दो प्रकार के दर्पण आपको मिले, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले हम चलते हैं अवतल दर्पण की तरफ। ये ध्यान दीजिएगा मित्र कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, किसी भी दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, उसका केंद्र कहाँ होता है, उसका फोकस कहाँ होता है, फोकस तल कहाँ होता है, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, या उसका परावर्तक तल कहाँ कहलाता है, ध्यान देंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे, ये देखिए है
कौन सा दर्पण है मित्र? कमेंट में लिखें, लिखिए लिखिए। अवतल और उत्तल? नहीं, अवतल है ना तो उत्तल है। मित्र ये गलती मत करिएगा कि कांच को दर्पण मत समझिएगा, नहीं चेहरा अपना देखेंगे और दिखाई देगा बगल वाले का, क्योंकि ये जो है अभी कोई भी दर्पण नहीं, ये केवल मात्र और मात्र कांच है। अब इस पर हम पालिश करेंगे। ये देखिए, जब ये हम इस पर पालिश कर देंगे, यहां देखेंगे तो ठीक वही स्थिति आ गई रिफ्लेक्शन वाली। ये M1 हो गया आपका, M2 हो गया। किसी भी दर्पण के कटे हुए किसी भी गोलीय कांच के कटे हुए पृष्ठ के मध्य भाग को उसका ध्रुव कहा जाता है। ये देखिए, इसका जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग इसका ध्रुव कहलाएगा, जिसको हम पोल कहते हैं। इसको हम अक्सर P से प्रदर्शित भी करते हैं। तो पुनः देखेंगे, किसी भी गोलीय कांच के कटे हुए किसी एक पृष्ठ के मध्य भाग को उसका ध्रुव कहते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि यह किसी गोलीय कांच का कटा हुआ एक भाग होता है, किसी कांच का, ये देखेंगे, ये ध्यान देंगे इस पे। जब हमने एक गोलीय दर्पण का निर्माण किया तो इस गोलीय दर्पण में आपने देखा कि यह पूरा गोल था और गोल वाले भाग के मध्य में एक इसका केंद्र होता है, जिसको हम सेंटर कहते हैं। उसी प्रकार से दर्पण है। अब इसको यदि हम पूरा कर लें, तो पूरा करेंगे तो एक इसका हमको मध्य भाग मिल जाएगा, और जो मध्य भाग मिलेगा, इसी मध्य भाग को हम सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कॉन्केव। अर्थात कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स, कॉन्केव है तो कॉन्केव, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। यह आपका कहलाएगा वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर जिसको हम कहते हैं, और इसको हमेशा हम C से ही प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे, पुनः सुनेंगे, किसी भी गोलीय कांच का कटा हुआ भाग, इसके मध्य भाग को, एकदम बीचों बीच वाले भाग को, इसका हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होती। ये ध्यान देंगे, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर जाती है वह सीधे निर्गत हो जाती है और कभी अपने पथ से विचलित नहीं होती है। तो एक प्रकाश की किरण, या एक तरह से आप सीधी भाषा में याद कर लीजिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र, पुनः सुनेंगे, थोड़ा जूम करिएगा इसको, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यह इसकी जो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरी चीज देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, रेडियस r। पुनः सुनेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, जो कि देखिए यहाँ है, सेंटर और पोल के बीच में, ये इसका r कहलाता है। आप जानते हैं, गणित में आप पढ़े हैं, मैथ में, कि किसी भी गोले का ये सेंटर से पृष्ठ तक का भाग, ये इसका वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यही तो मित्र, इसी का तो काट करके इसको रखा गया है, इसी को तो काट करके, इसी की काट करके तो दर्पण का निर्माण किया गया है। तो जो वक्रता त्रिज्या यहाँ थी, वही वक्रता त्रिज्या यहाँ भी है। अब देखते हैं हम कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर पड़ती है तो हम ये देखेंगे कि दर्पण का झुकाव किस तरफ है। अगर दर्पण का झुकाव बाहर की तरफ है तो प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निर्गत हो जाएंगी,
अगर यह दर्पण का झुकाव अंदर की तरफ है तो प्रकाश की किरण अंदर की ओर झुक जाएंगी। देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के नियम से, प्रकाश परावर्तन के नियम से, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, किसी भी दर्पण या किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा से लौट जाता है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम से जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएंगी तो इसका अधिकांश भाग टकराने के बाद इसको मुख्य अक्ष को काटते हुए निर्गत हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस बिंदु पर यह मुख्य अक्ष को काटेगा वही बिंदु इसका जो है वो फोकस कहलाएगा। वही बिंदु इसका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। पुनः सुनेंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है, वो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, जब वह किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु से काटते हुए मुख्य अक्ष को निर्गत होती है वही बिंदु उसका जो है वो फोकस कहलाता है। तो यह इसका फोकस हो गया। और एक चीज ध्यान देंगे, जिस बिंदु पर यह दर्पण पर टकराई थी, जिस बिंदु पर यह दर्पण पर टकराई थी वह बिंदु इसका फोकस तल कहलाएगा। यह बिंदु इसका फोकस तल कहलाएगा, यह इसका फोकस तल होगा। अब एक चीज और ध्यान दें कि किसी भी दर्पण से चाहे हमको वस्तु की दूरी को मापना हो, वस्तु हमेशा ध्यान देंगे कि इसी तरफ रखी जाएगी, चाहे हमको वस्तु की दूरी को मापना हो, चाहे हमको द्वितीय फोकस की, इसको सेंटर को 2F भी कहा जाता है, द्वितीय फोकस, चाहे हमको 2F को मापना हो, चाहे फोकस दूरी को मापना हो, हमेशा हम ध्रुव से ही इसको नापने का काम करते हैं। पुनः ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि किसी भी दर्पण पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, यदि हम उसको नापना चाहें या उसकी दूरी का पता लगाना चाहें तो उस वस्तु को हम किस बिंदु से नापेंगे या किस बिंदु से उसकी दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु याद रखिएगा कि वह बिंदु जो होगा वो ध्रुव होगा, और ध्रुव से ही हमेशा किसी वस्तु की दूरी, चाहे उसके द्वितीय फोकस की दूरी ज्ञात करना हो, चाहे उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना हो या उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना हो, प्रत्येक दशा में हम उसके जो है ये यही ध्रुव से इसको हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये देखिए यहीं से इसके फोकस दूरी और ये सारी चीजें ज्ञात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां देखेंगे सर, एक मिनट ऐसा करिए कि अवतल वाला देख लें, उत्तल वाला देख लें, उसके बाद फिर बताते हैं उसको। यहां बगल में देख लेंगे उत्तल, देखेंगे मित्र, बंद किया ना, उत्तल दर्पण आगे देखेंगे। इसी तरह से उत्तल का देख लें। उत्तल और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जो बिंदु यहां पर होता है, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और जो दर्पण जो बिंदु वह दर्पण के पीछे बनता है। इसी तरह से दोनों में ध्यान देंगे, पुनः सुनेंगे कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब सामने बनता है, एक दशा को छोड़ करके, जिसको हम प्रतिबिंब बनाते समय आपको बताएंगे। सामने जो बनता है तो वास्तविक रियल इमेज कहलाता है, और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां देखेंगे इसका दूसरा रूप, ये देखिए इसका उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण? फिर कंफ्यूज, ये अभी कोई दर्पण नहीं है, और ये दर्पण अभी बनेगा क्योंकि अभी इस पर पॉलिश नहीं लगाई गई है। और जब इस पर हम पॉलिश लगा देंगे, थोड़ा सा इसको नजदीक कर लें, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिएगा इस प्रकार से ये M1 हो गया और यह हो गया M2, और इस दशा में ठीक वही प्रक्रिया। अब यह कौन सा दर्पण बन गया? अब मत हिचकिए, बता दीजिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। जब ये उत्तल दर्पण हो गया तो इसमें भी ठीक अवतल दर्पण की भांति
जिस प्रकार से अवतल दर्पण था उसी प्रकार से उत्तल दर्पण। ठीक उसी की भांति इन दोनों पृष्ठों के मध्य भाग को किसी भी कोलीय दर्पण के कटे हुए एक पृष्ठ के मध्य भाग को उसका हम ध्रुव कहते हैं। तो इसका जो मध्य भाग है वह मध्य भाग यहाँ होगा और यह इसका जो मध्य भाग होगा यह इसका ऑर्बिटल पोल कहलाएगा। यह इसका पोल होगा। जिस तरफ दर्पण की वक्र होगी अर्थात जिस तरफ दर्पण कटा हुआ गोला है उस तरफ उसका हमेशा केंद्र होगा। इसका केंद्र देखिए ये इधर की तरफ मुड़ा हुआ था, केंद्र यहाँ बना था इसका, और ये जो होगा वो इस तरफ मुड़ेगा, केंद्र इसका यहाँ होगा। तो ये देखेंगे इसका सेंटर कहलाएगा। और आपको हमने तीसरी बात बताई थी कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है वह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, और जो किरण वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उस किरण को हम जो है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो एक किरण देखिए यहां से होकर के जाएगी, ये देखिए निर्गत होगी, और जो निर्गत होगी इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाएंगे। ये आपकी कहलाएगी पीए, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दूसरी चीज कि ऑर्बिटल पोल और वक्रता केंद्र के बीच पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहेंगे। ये आपका रेडियस कहलाएगा। ये आपका रेडियस होगा। इस तरह से वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ये इसका आर हो गया, रेडियस हो गया। और जब भी कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो मित्र हमेशा ये जो किरण पड़ेगी ये किरण हमेशा चमकदार सतह पर ही पड़ेगी, और जब यहाँ ये किरण इसकी पड़ेगी तो ये देखिए यहाँ ये प्रकाश की किरण इस पर पड़ी और पड़ने के पश्चात ये इससे इसका रिफ्लेक्शन यहीं हो जाएगा, यहीं पर टकरा करके यहीं से ये निर्गत हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में ये जो होगा यह एक कल्पना करेंगे और कल्पना करके ये देखेंगे कि प्रकाश की किरण अगर गई होती तो ये इसी मार्ग से होकर के गुजरी होती। तो यही मार्ग इसका जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को डिवाइड करेगा, काटेगा, वही प्रतिच्छेदित करेगा, वही बिंदु जो होगा इसका, यह बिंदु इसकी फोकस कहलाएगी। इस तरह से मित्र देखिए बिल्कुल इसी तरह से यही बन गया, बस थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसका जो प्रकाश की किरण इसका जो इमेज बनता है वह इमेज बनता है, इसका वास्तविक रियल बनता है, और इसका जो बनता है वह काल्पनिक इमेज बनता है। तो दो प्रकार का बनता है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जिस प्रतिबिंब को सरलता पूर्वक देखा जा सकता है, वह प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, तथा जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं वह काल्पनिक कहलाता है, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक तरह से ये कह दीजिए कि जो हमने कल्पना करके प्रतिबिंब बनाया है कि अगर प्रतिबिंब बना होता तो इसी स्थान पर बना होता, वही प्रतिबिंब जो होगा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इस तरह से देखेंगे पूरी सारी चीजें यही प्राप्त हो गई, जो चीजें इसमें थी वही सारी चीजें इसमें भी हमको मिल गई हैं। अब देखिए एक प्रश्न बहुत दमदार प्रश्न पूछता है, वह देख लेंगे कि वह प्रश्न क्या है। देखेंगे मित्र, अब ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं जो प्रश्न पूछा जाता है, यह बराबर r/2। इसको हम लेकर के आते हैं आपको अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, प्रश्न के साथ बताएंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला वीडियो प्रकाश परावर्तन का पार्ट 2। मित्र अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।